नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टीचिंग एग्ज़ाम ओवरलोड पे। आज से यूपी टेट सुपर टेट का आगाज़ हो रहा है। आज से हम यूपी टेट के प्रीवियस ईयर के सारे पेपर करवाएंगे, उसके बाद हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो आज का सेशन स्टार्ट करने के पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज यूपी टेट 2019 का पेपर को देखते हैं। ईवीएस के 30 क्वेश्चंस। आज का पहला प्रश्न, सन 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी। विकल्प ए मुंबई से ठाणे के बीच, विकल्प बी कलकत्ता से अलीपुर के बीच, विकल्प सी कलकत्ता से दमदम के बीच, विकल्प डी बॉम्बे टू पुणे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए। भारत की पहली यात्री ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई या मुंबई जिसे कहते हैं से ठाणे के बीच चलाई गई। इसकी दूरी 34 किलोमीटर थी। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है। विकल्प ए सोनपुर में, विकल्प बी पुष्कर में, विकल्प सी नासिक में, विकल्प डी हरिद्वार में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में आयोजित होता है। सोनपुर मेला बिहार के सोनपुर के हर साल कार्तिक पूर्णिमा दिसंबर में लगता है। अब विश्व में आयोजित किया जाने वाला अपनी तरह का एकमात्र मेला है। हाथी बाजार इस मेले का प्रमुख आकर्षण है। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई थी। विकल्प ए 1961 में, विकल्प बी 1971 में, विकल्प सी 1981 में, विकल्प डी 1951 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए। राष्ट्रीय एकता परिषद एनआईसी की स्थापना 1961 में अनेकता में एकता के सिद्धांत पर केंद्रीय सरकार द्वारा दिल्ली में हुई राष्ट्रीय सभा में लिए गए निर्णय के साथ हुआ। इसमें अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, राजनीतिक दलों के 7 सदस्य तथा प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत 7 अन्य सदस्य शामिल होते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद सांप्रदायिकता, जातिवाद और क्षेत्रवाद की समस्याओं को दूर करने के तरीकों की तलाश करता है। समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है? तो इस विकल्प ए आर्टिकल 14 से 18, विकल्प बी आर्टिकल 23-24, विकल्प सी आर्टिकल 25 से 28, विकल्प डी आर्टिकल 19 से 22। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए। संविधान के तीसरे भाग में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ये अधिकार हैं समानता या समता के अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। किस देश में लचीला संविधान लागू है? विकल्प ए चीन, विकल्प बी अमेरिका, विकल्प सी यूनाइटेड किंगडम, विकल्प डी भारत। तो बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम में लचीला संविधान लागू है। 8 यूनाइटेड किंगडम का संविधान प्रकृति में लचीला है और इसे और आसानी से संशोधित किया जा सकता है। वहाँ सामान्य कानून संवैधानिक कानून में अंतर नहीं किया जाता, अर्थात संशोधन उसी सामान्य संसदीय प्रक्रिया से ही हो जाते हैं जिसमें सामान्य कानून बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान कठोर और लचीला दोनों है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेनडियर पाया जाता है? विकल्प ए गर्म मरुस्थल, विकल्प बी मानसून, विकल्प सी टैगा, विकल्प डी टुंड्रा प्रदेश। तो बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी टुंड्रा प्रदेश। रेनडियर टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है। रेनडियर टुंड्रा प्रदेश के निवासियों के लिए परिवहन और माल ढुलाई के काम में आते हैं। ठंड से बचने के लिए यहाँ के निवासी रेनडियर की खाल पहनते हैं तथा भोजन के रूप में रेनडियर के मांस तथा दूध का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? विकल्प ए कंपास, विकल्प बी डाउन्स, विकल्प सी प्रेरिस, विकल्प डी पंपास। तो बताइए।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, पंपास कहते हैं। आइए अब कुछ महत्वपूर्ण उष्णकटिबंधीय घास स्थल को देख लेते हैं। पूर्वी अफ्रीका के घास स्थल को सवाना कहते हैं। ब्राज़ील के कंपास बोलते हैं। वेनेजुएला में लानोस प्रचलित है। इसके अलावा शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल में अर्जेंटीना में पंपास पाया जाता है। उत्तर अमेरिका में पेरी पाया जाता है। दक्षिण अमेरिका में वेल्ड पाया जाता है। मध्य एशिया में स्टेपी पाया जाता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप है। विकल्प ए उत्तरी अमेरिका, विकल्प बी एशिया, विकल्प सी अफ्रीका, विकल्प डी यूरोप। चलिए बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी। जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम एशिया महाद्वीप है। यह पृथ्वी के क्षेत्रफल के 1/3 में फैला हुआ है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है एवं यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया या यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? विकल्प ए उत्तर प्रदेश के थाराई क्षेत्र में, विकल्प बी उत्तराखंड में, विकल्प सी झारखंड में, विकल्प डी थार मरुस्थल में। चलिए बताइए, आपके पास 5 सेकंड का समय है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। थारू उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निवास करते हैं जो पश्चिम में नैनीताल उत्तराखंड से लेकर पूर्व में देवरिया जनपद तक पाई जाती है। ये हिंदू धर्म मानते हैं तथा हिंदुओं के सभी त्यौहार मनाते हैं। यह दीपावली के त्यौहार को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। आगे एक इम्पॉर्टेंट बात है, नोट कर लीजिएगा। जब 2019 में इस प्रश्न को पूछा गया था तो आयोग ने इसका उत्तर ए बी दोनों माना गया था। अगर आपके विकल्प में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश दोनों हो तो आप दोनों को सही मानिएगा। अगर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में एक विकल्प दिया गया हो तो जो विकल्प दिया गया हो उसे आप सही मान लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है। विकल्प ए झारखंड में, विकल्प बी छत्तीसगढ़ में, विकल्प सी ओडिशा में, विकल्प डी मध्य प्रदेश में। चलिए आपके पास 5 सेकंड का समय है, बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी छत्तीसगढ़ में। भिलाई इस्पात संयंत्र भारत के छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्थित इस्पात कारखाना है। यह भारत का पहला इस्पात उत्पादक संयंत्र है तथा मुख्यतः रेलों का उत्पादन करता है। इस संयंत्र की स्थापना सोवियत संघ की सहायता से 1955 में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? विकल्प ए विधानसभा में, विकल्प बी मंत्रिमंडल में, विकल्प सी पंचायती राज संस्थाओं में, विकल्प डी लोकसभा में। चलिए आपके पास 5 सेकंड का समय है, बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी। भारत में महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज संस्थाओं में है। इस संस्था में यह व्यवस्था की गई है कि आरक्षण के मसले पर महिलाओं के लिए उपलब्ध कुल सीटों की संख्या, इसमें वह संख्या भी शामिल है जिसके तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है। 1/3 से कम न हो। इसके अतिरिक्त पंचायतों में अध्यक्ष व अन्य पदों के लिए हर स्तर पर महिलाओं के लिए आरक्षण 1/3 से कम नहीं होगा, ऐसा सरकार ने कहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? विकल्प ए 45 वर्ष,
विकल्प बी 50 वर्ष, विकल्प सी 30 वर्ष, विकल्प डी 35 वर्ष। चलिए आपके पास 5 सेकंड का समय है, बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी 35 वर्ष। आइए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख संवैधानिक मुखिया होता है। राज्यपाल ना तो जनता द्वारा सीधे चुना जाता है और ना ही अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति की तरह संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उसका चुनाव होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के मुहर लगने पर आज्ञा पत्र के माध्यम से होती है। संविधान ने राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति के लिए 2 अर्थाएँ निर्धारित की गई हैं, वह इस प्रकार से हैं। पहला, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ था? विकल्प ए केरला 1959, विकल्प सी मध्य प्रदेश 1957, विकल्प बी जम्मू कश्मीर 1956, विकल्प डी बिहार 1958। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए केरला 1959। आइए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग 1959 में केरल में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जाता है? विकल्प ए हाउस टैक्स या जिसे गृह कर कहते हैं, टोल टैक्स जिसे हम चुंगी कर कहते हैं, विकल्प सी ऑल द एबव या उपरोक्त सभी, विकल्प डी इंटरटेनमेंट टैक्स जिसे मनोरंजन कर भी कहते हैं। चलिए आपके पास 5 सेकंड का समय है, बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी नगर निगम सर्वोच्च शहरी स्थानीय व्यवस्था है। प्रायः 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर में नगर निगम बनता है। हर नगर निगम में एक अध्यक्ष होता है जिसे मेयर या महापौर कहते हैं। नगर निगम शहर में निजी मकान या ज़मीन पर गृह कर लगाती है। नगर निगम चुंगी कर भी लगा सकती है। इन करों के अलावा किसी भी मनोरंजन पर टैक्स या कर ले सकती है, जैसे फिल्म प्रदर्शनी, सर्कस, नौटंकी आदि पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार है जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं, बताइए। विकल्प ए पारिनीथियस हिस्टोफोरस जिसे कांग्रेस घास कहते हैं, एखोर्निया क्रासिपस जिसे जलकुंभी कहते हैं, तीसरा सिनोडोन डेक्टालाइनलोन जिसे दूब घास कहते हैं, लेंटाना कैमारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी जिसे हम जलकुंभी। पानी में तैरने वाली एक समस्याकारी तेज़ी से फैलने वाली जलीय खरपतवार है। यह पौधा रुके हुए जल में सर्वाधिक वृद्धि करता है, जो जल में ऑक्सीजन खींच लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप मछलियां मर जाती हैं। जलकुंभी सबसे पहले भारत में बंगाल में अपने खूबसूरत फूलों और पत्तियों के कारण लाया गया था। भारत में इसे बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वायरस के अजैविक होने के लक्षण। विकल्प ए इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता, विकल्प बी या प्रजनन नहीं कर सकता, विकल्प सी इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, विकल्प डी इसमें वंशानुगत सामग्री नहीं पाई जाती। चलिए आपके पास 5 सेकंड का समय है, बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी विषाणु को जैविक और अजैविक के बीच संयोजक कड़ी माना जाता है। विषाणु के अजैविक लक्षण विषाणुओं को बड़े बड़े क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित करके निर्जीव पदार्थों की भांति बोतलों में बंद करके रखा जा सकता है, फिर भी क्रिस्टल प्रभावी अर्थात संक्रामक बने रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एवं इनके अलावा और थोड़ा विषाणु के बारे में जान लेते हैं। विषाणु के जैविक लक्षण वायरसों में माप, आकृति एवं संरचना के भांति निश्चित एवं अस्थायी होते हैं तथा सजीव तंत्रों के संगठन में भाग के लक्षण निर्जीव वस्तुओं की भांति अनिश्चित न होकर सजीवों के
लेने वाले विविध पदार्थों में से भी दो प्रमुख पदार्थों के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है। विकल्प ए जिबरेलिन, साइटोकाइलिन, विकल्प सी इथाइलिन, विकल्प डी ऑक्सिन। चलिए आपके पास 5 सेकंड का समय है, बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी इथाइलिन। आइए इसके बारे में थोड़ा 2-3 लाइन देख लेते हैं। इथाइलिन गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला पादप हार्मोन है। इस हार्मोन का निर्माण पौधों के प्रत्येक भाग में होता है। यह हार्मोन कच्चे फलों को पकाने में सहायता करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवी जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन N2 स्थिरीकरण की क्षमता होती है वह है राइजोबियम, क्लाड्रिस्ट्रियम, विकल्प सी विब्रियो, विकल्प डी एजोटोबैक्टर। चलिए आपके पास 5 सेकंड का समय है, बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी। क्लास्ट्रीडियम एक ग्राम पॉजिटिव राड के आकार का बैक्टीरिया है। यह स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवी जीवाणु है जिसमें नाइट्रोजन N2 स्थिरीकरण की क्षमता होती है। ये जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिक जैसे नाइट्रेट में बदल देते हैं जिससे पौधे आसानी से ग्रहण कर लेते हैं, जबकि राइजोबियम सहजीवी के रूप में लेग्न्यूमिनोसी कुल के पौधों जैसे मटर 23 की जड़ों में गांठों में पाए जाते हैं। इन जीवाणुओं में भी वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में बदलने में समर्थ होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार का DNA कोशिका में समान रूप से पाया जाता है। विकल्प ए cDNA, विकल्प बी bDNA, विकल्प सी zDNA, विकल्प डी aDNA। चलिए आपके पास 5 सेकंड का समय है, बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी bDNA। आइए bDNA के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वाटसन एवं क्रिक ने जिस DNA अणु की संरचना का प्रतिरूप प्रस्तुत किया उसे अब bDNA कहते हैं। bDNA सभी कोशिकाओं में समान रूप से पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है। विकल्प ए लीच, विकल्प बी काइटन, विकल्प सी इक्नस, विकल्प डी यूप्लेक्टला। चलिए बताइए, आपके पास 5 सेकंड का समय है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी। आइए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन अणुओं की इकाई है। विकल्प ए वसा अम्ल, विकल्प बी अमीनो अम्ल, विकल्प सी विटामिन, विकल्प डी ग्लूकोज। चलिए आपके पास 5 सेकंड का समय है, बताइए जल्दी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल के बारे में 2-3 लाइन देखते हैं। अमीनो अम्ल प्रोटीन के निर्माण की इकाई होती है। लगभग 20 एमिनो अम्ल प्रायः सभी प्रोटीन में पाए जाते हैं। एमिनो एसिटिक अम्ल जिसे CH2NH2COOH सबसे सरल एमिनो अम्ल है। इस अम्ल को ग्लाइसिन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा अंगद पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है। विकल्प ए लवक, विकल्प बी रिक्तिकाएँ, विकल्प सी तारकाएँ, विकल्प डी सेलुलोज कोशिका भित्ति। चलिए आपके पास 5 सेकंड का समय है, बताइए। तो
तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, तारकाय। यह एक पादप कोशिका में अनुवस्थित होता है। यह जंतु कोशिका में केंद्रक के समीप कोशिका द्रव में पाया जाता है। तारकाय के दो प्रमुख भाग होते हैं, एक को सेंट्रियोल तथा दूसरे को सेंट्रोस्फीयर कहते हैं। सेंट्रोस्फीयर कोशिका विभाजन में मदद करता है, जबकि लवक, रिक्तिकाएँ तथा सेलुलोज कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। विकल्प ए पीयूष ग्रंथि, विकल्प बी अधिवृक्क ग्रंथि, विकल्प सी यकृत, विकल्प डी अग्नाशय। चलिए आपके पास 5 सेकंड का समय है, बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी यकृत। आइए यकृत के बारे में 2-3 लाइन देखते हैं। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत कोशिकाओं से पित्त का स्राव होता है, जो यकृत नलिका से होते हुए एक पतली पेशी थैली पित्ताशय, जिसे हम गाल ब्लैडर में सांदित एवं जमा होता है। यह विटामिन ए का भी संश्लेषण करता है। इसके अलावा यकृत ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित रखता है। पित्त का लगातार श्रावण करना यकृत का प्रमुख कार्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। विकल्प ए मोर, विकल्प बी गौरैया, विकल्प सी तोता, विकल्प डी सारस क्रेन। आपके पास 5 सेकंड का समय है, बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी सारस क्रेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए कुछ और राजकीय पशु व प्रतीक के बारे में जानते हैं। उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रतीक, उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु बारहसिंगा होता है, राजकीय पक्षी सारस क्रेन होता है, राजकीय वृक्ष अशोक होता है एवं राजकीय पुष्प पलाश होता है। तो उत्तर प्रदेश के कुछ प्रतीक से। वहीं मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है, जबकि गौरैया दिल्ली का राजकीय पक्षी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? विकल्प ए ग्रामीण, विकल्प बी रेखी, विकल्प सी नगरी, विकल्प डी अपखंडित। चलिए आपके पास 5 सेकंड का समय है, जल्दी बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए ग्रामीण। पूर्वा ग्रामीण अधिवास में शामिल है। इसके अलावा ग्राम फार्मस्टेड भी ग्रामीण अधिवास के अंतर्गत आते हैं। पूर्वा मुख्य रूप से मिलते हैं। अधिवास गांव में कई छोटी छोटी इकाइयों में प्रकीर्ण रूप से बसे रहते हैं। ये अधिवास सामान्यतः पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तटीय मैदानों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? विकल्प ए यूराल, विकल्प बी अपलेशियन, विकल्प सी किलिमंजारो, विकल्प डी अरावली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी किलिमंजारो। किलिमंजारो तंजानिया में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। किलिमंजारो पर्वत दुनिया का सबसे ऊंचा मुक्त खड़ा पर्वत है और साथ ही साथ विश्व का चौथा सबसे उभरा पर्वत है, जो आधार से 58,082 मीटर है, 5,882 मीटर ऊंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है। विकल्प ए गोवा तट, विकल्प डी मुंबई तट, विकल्प सी गंगा डेल्टा, विकल्प डी कच्छ तट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी मुंबई तट। एलिफेंटा द्वीप मुंबई तट पर अवस्थित है। यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, जिसमें गुफा मंदिर एलिफेंटा है, जिसे चट्टानों से उकेरा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसूनी वन पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है 150 से 200 सेंटीमीटर, 50 से 150 सेंटीमीटर, 70 से 100 सेंटीमीटर, 70 से 200 सेंटीमीटर। चलिए आपके पास 5 सेकंड का समय है, जल्दी बताइए।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, 70 से 200 सेंटीमीटर। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में सबसे बड़े 2 राज्यों में फैले हुए वन हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं और ये उन क्षेत्र में विस्तृत हैं जहां 70 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। इन वनों में साग, सागौन, आबूनस, शीशम, चंदन, पीपल, शाहतूत, अर्जुन आदि के वृक्ष मुख्य रूप से मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बी एंगलोंग पठार विस्तार है। विकल्प ए हिमालय का, विकल्प बी तिब्बत का, विकल्प सी शान पठार का, विकल्प डी प्रायद्वीप पठार का। आपके पास 5 सेकंड का समय है, जल्दी बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, कार्बी एंगलोर पठार भारत के उत्तर पूर्वी राज्य प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। यह क्षेत्र जून से सितंबर के दौरान दक्षिण पश्चिम ग्रीष्म मानसून से अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है। पठार की औसत ऊंचाई 300 से 400 मीटर तक होती है। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। तो आज के 30 क्वेश्चन थे जो 2019 में यूपी टेट के पेपर में पूछे गए थे ईबीएस के। आज से यूपी टेट का आगाज हो गया है। आज से यूपी टेट सुपर टेट की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज क्लासेस चलाई जाएंगी। सबसे पहले हम कुछ प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे, उसके बाद हम टॉपिक वाइज क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप सीटेट, टेट, सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कल हम फिर मिलते हैं किसी नई प्रीवियस ईयर पेपर के साथ। तब तक हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।